हेलो। अरे बातें नहीं, क्या करवा दिया? कल लास्ट में क्या लिखवाया है? अच्छा, वेली वचनिका हो गई ना, जिसमें गद, बस बातें नहीं, गद और पद। अरे सुबह पहले शुरू हो गई। गद और पद शैली जो है उसका मिश्रण होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। और वही क्या कहलाती है? वचनिका। वेली जो है वो वलरी शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है श्रृंखला। ये शब्दों को पकड़ना बस, ठीक है। उसके बाद में एक आता है, रासो तो मैंने करवा ही दिया था। एक होता है प्रकाश, सुना होगा ना, बचपन में खूब सुना होगा ये तो। टॉर्च लेके डाला था ना एक लड़के ने, महात्मा गांधी पे प्रकाश डालो। तो वो वाला प्रकाश है एक। तो प्रकाश का मतलब होता है कि एक राजा जो होता है उसके दो पक्ष होते हैं। एक राजनीतिक होता है और एक सांस्कृतिक होता है। और बात मत करो सुबह पहले। तो राजा के कितने पक्ष होते हैं? दो। एक राजा, अब अभी आप मान लो कि हो सकता है कि आपको गुरुजी पढ़ाएं तो वो नहीं बताएंगे ये, क्योंकि आपके पेपर में ऐसी चीजें पूछी नहीं जाती है। ये चलता है आरएस मेंस में। वहां मेंस में केवल ऐसे बोलेगा कि राजा का सांस्कृतिक पक्ष लिखो। सांस्कृतिक पक्ष जो होता है उस पर प्रकाश डालिएगा। अरे क्या कर रहे हो तुम? तो शांति से बैठो ना। तो सांस्कृतिक पक्ष का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने राजा से संबंधित उसने किले विले कौन से बनवाए हैं, स्थापत्य कला, है ना, उसका साहित्य में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है, वो वाली चीजें, ये सांस्कृतिक होता है। और राजनीतिक का मतलब युद्ध किया वो, और संधियां जो करता है वो। तो ये दो पक्ष होते हैं, और इन दोनों पक्षों की विशेषताओं के बारे में बताना, इन दोनों पक्षों की विशेषताओं के बारे में बताना क्या कहलाता है? इसकी विशेष उपलब्धियों के बारे में बताना क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाता है। तो ये सब सिंपल तरीके से जानते भी है। एक बार इसमें लिखो दिखा आप, प्रकाश। प्रकाश में लिखो, किसी राजा, किसी राजा या व्यक्ति विशेष की, किसी राजा या व्यक्ति विशेष की किसी राजा या व्यक्ति विशेष की, व्यक्ति विशेष की सांस्कृतिक या राजनीतिक उपलब्धियों, सांस्कृतिक या राजनीतिक उपलब्धियों, राजनीतिक उपलब्धियों या घटनाओं को, सांस्कृतिक या राजनीतिक उपलब्धियों या घटनाओं को दर्शाना प्रकाश कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा सूरज प्रकाश किसका है? हाँ, ये पेपर में आता है। कणिदान, इसका दूसरा नाम होता है बिड़द, श्रृंगार, ये इसका दूसरा नाम होता है। इसमें राजा था अभय सिंह और सर बुलंद खां।
के युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक आपने पढ़ी रखा है पाबू प्रकाश हास्या मोड़ जी का, जो मैंने लिखवा रखा है ना। एक आता है राज प्रकाश, ये आता है केशव दास जी का। एक आता है भीम प्रकाश, ये आता है रामदान लालस। और एक पूछा जाता है, इनमें से एक ही पूछा गया अभी तक, सूरज प्रकाश, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक आ जाए महायश प्रकाश, तो इसमें तो इससे याद रख सकते हो मानसिंह, तो ये याद रखो। देखो, एक राजविलास है, एक राज प्रकाश है, दोनों अलग है ये। तो ये याद रखना कि राजविलास तो आता है वीर बाण का यहां से, तो ये लिखना है याद यहां पे। तो राज प्रकाश, भीम प्रकाश और मायस प्रकाश, सबसे इंपॉर्टेंट तो है ये, और दूसरा है ये, बाकी कोई नहीं आए। तो भीम प्रकाश किसका है? रामदान का। तो बोलो देखा एक बार, सूरज प्रकाश किसका है? इसका दूसरा नाम क्या है? बृहद श्रृंगार। अभय सिंह और किसकी? सर बुलंद का के युद्ध की जानकारी। राज प्रकाश किसका है? केशवदास। और भीम प्रकाश किसका है? रामलाल लालस। और मायास प्रकाश किसका है? लिखो देखा एक बार। लिख दिया? सूरज प्रकाश किसका दूसरा नाम क्या है? देखो, सबसे ज्यादा यही याद रखना। अब आप इसको किस तरीके से याद रखते हो? जहां तक है मेरे को तो ऐसे ही ध्यान रहता है कि सूरज से मैं करणी को याद करता हूं तो अपने आप ध्यान रह जाता है ये, है ना। तो थोड़ा सा एक बार ऐसे अटपटी चीजें उल्टी पुल्टी पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद राज प्रकाश, अच्छा ये केशव, अच्छा राज सिंह जी के टाइम समय में किशोर दास थे भाई, ये थोड़ा ठीक कर लेना। क्या हो गया तो फिर इसमें ये किशोर दास था,
राज सिंह जी का उल्लेख मिलता है इसमें, मेवाड़ महाराणा। तो एक किशोरदास थे। और भीम, भीम और राम, याद रखो, भीम प्रकाश और रामदान लालस। और महायश में सीधा याद रह जाता है मान सिंह से। तो ये की पॉइंट आपको पता होना चाहिए। लिख दिया ना ये तो। उसके बाद में देखो अगला लिखो ख्यात, ख्यात साहित्य। ख्यात, ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्धि। ख्यात का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्धि। जैसे जो बच्चा कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हुआ होगा, कोई रहा हुआ है स्टूडेंट कॉमर्स का, तो गुडविल पढ़ी होगी, गुडविल, ख्याति। गुडविल में ख्याति होती है। उसका मतलब ये होता है कि जिसकी गुडविल अच्छी होती है उसी को ही माल दिया जाता है, जो भी सामान होगा वो उसी को ही दिया जाता है। तो उसी प्रकार से ख्याति शब्द इसी से होता है, प्रसिद्धि। तो ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्धि, राजा की उपलब्धियों की प्रसिद्धि, राजनीतिक सांस्कृतिक घटनाओं की प्रसिद्धि, जो भी आए। ऐसे शब्द वैसे पूछे नहीं जाते, तो वो आते हैं जो एकदम स्पष्ट रूप से अलग तरीके से हो। तो इसमें लिख सकते हो आप, लिखो एक बार देखा, ख्यात का मतलब लिख लो प्रसिद्धि। और इसमें लिखो नीचे, इन रचनाओं में राजा या व्यक्ति विशेष की राजा या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों, राजा या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या प्रसिद्धि को दर्शाया जाता है। एक छोटा सा की पॉइंट याद रखा करो बस, प्रसिद्धि। ये सबसे सरल होता है साहित्य की, जिसमें आप याद रख लोगे। क्यों? क्योंकि इसमें राइटर का नाम इसी में होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, नैनसीरी ख्यात, पढ़ी ना? मोणोत नैनसीरी ख्यात। देखो इसमें उत्तर ये रहा। इसका राइटर कौन है? लिखना नहीं है, सुनना है। तो इसका लेखक कौन हो गया? मोणोत नैनसी। इसी में उत्तर रहता है इनका। मोणोत नैनसी थे जो राजा जसवंत सिंह जी के दरबारी कवि हुआ करते थे। अच्छा कवि कह सकते हो। दूसरा, इनको कहते हैं राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का ये अबुल फजल कहा जाता है। और ये अबुल फजल किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। इनको ये कहा जाता है। जसवंत सिंह जी के दरबार में नौकरी करते थे। अपने मारवाड़ का इतिहास सबसे अच्छा इन्होंने लिखा है इस नैनसीरी ख्यात में। और दूसरी बात यह आती है कि इनके बारे में जब भी आप पढ़ते हो तो कहते हैं कि ये लास्ट में आत्महत्या करनी पड़ गई इन्हें, अपने भाई के साथ, सुंदरदास के साथ में। उसका मुख्य कारण यह था कि गबन के आरोप में फंस गए। भैया अपने जसवंत सिंह जी के दरबार में लेखा जोखा देखा करते थे और कहते हैं कि ये पैसे वैसे खा गए। ये सब झूठी बातें थी और उसकी वजह से इनको राजा ने जेल में डाल दिया। अब एक प्रसिद्धि वाला कवि था, इस बात को सहन नहीं कर पाया तो ये आत्महत्या कर लेता। तो यहां से कहते हैं कि ये मारे जाते हैं मोणोत नैनसी। और नैनसीरी ख्यात में कहते हैं कि इसमें जनगणना, सर्वप्रथम जनगणना की के उल्लेख इसी ख्यात में मिले थे। तो
मनोत नैणसी को माना जाता है जनगणना का अग्रज। जनगणना का क्या मानते हैं? अग्रज। और एक इनकी पुस्तक और है, मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगना री विगत, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ये विगत साहित्य का होता है। विगत का मतलब ये होता है कि पिछले वर्ष की घटनाओं को दर्शाना। विगत का मतलब पिछले वर्ष की सभी घटना जो होती है उन सबको दर्शाना। ये भी एक साहित्य का पार्ट होता है। अच्छा, परगना कहते हैं गांवों को, 5 से 10 गांव मिलके परगने होते हैं, है ना। इसलिए 100 गांवों का समूह जो होता है वो उस पे सामंत बैठता है, और परगने होते हैं ये 5 से 10 गांव होते हैं, तो परगना है, इसीलिए इसको गांवारी विगत भी कहते हैं। एक बार आरएस में पूछा गया था कि राजस्थान में गांवारी विगत किसको कहा जाता है, तो ये गांवारी विगत भी यही होती है। जैसे आप घर पे होते हो, कोई बाहर से व्यक्ति आता है और व्यक्ति जैसे बाहर से आया और वो कहता है कि भाई आजकल तो गांव में कोई घटना हो रही है दूसरे गांव में, तो अपनी मम्मी कह देती है भाई हमें तो पता नहीं, मेरे छोरे से पूछ ले, उसको पूरे परगने की खबर रहती है। इसका मतलब एक पूरे तहसील की खबर रहती है। तो इसीलिए इसका मतलब होता है गांवों की क्या है ये विगत। इसमें गांवों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बातें जो होती हैं, सांस्कृतिक जो होती हैं, इन सब बातों को इसमें दिखाया जाता है। तो ये आप याद रख सकते हो, तीनों पक्षों के बारे में बात की जाती है। मारवाड़ के परगने में क्या हो रहा है, सामाजिक रूप से कौन कौन सी समस्याएं थी, आर्थिक रूप से कैसे थे ये लोग, यहाँ पे राजनीतिक चीजें कैसी रही, ये सब चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। तो ये आप याद रख सकते हो। पहली ख्यात कौन सी है? नैणसीरी ख्यात। राइटर भी कौन है? मनोत नैणसी। नैणसी जो होता है उसे राजस्थान का क्या बोलते हैं? अबुल फजल। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। किस राजा के दरबारी हुआ करते थे? जसवंत सिंह जी के दरबारी। उसके बाद में ये जनगणना सबसे पहले इसी ख्यात में लिखी गई थी, जनगणना के डाटा। तो जनगणना के क्या माने जाते हैं? अग्रज माने जाते हैं। इनकी दूसरी पुस्तक का क्या नाम है? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। गजट मतलब जिसमें सारी जानकारी मिलती है ना। ऐसे नहीं बोलते गजट अधिकारी है वो, तो लेखा जोखा रखने वाला। तो इसमें गांवों की लेखा जोखा ही रखा गया है, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन सब पक्षों पे बात की गई है। तो आप ये भी बात याद रख सकते हो। और ये गांवारी विगत भी कहते हैं इसको। इसको राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, राजस्थान का गजेटियर, ये इसी को ही कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगली बात आती है, एक आती है साहब अगली ख्यात, बांकीदास जी ख्यात। बांकीदास जी री ख्यात। अब देखो इसका राइटर तो ये आ गया, इसका लेखक कौन है? बांकीदास जी। ठीक है। और बांकीदास जी मारवाड़ के शासक, मानसिंह राठौड़ के दरबारी थे। किसके? राठौड़ के दरबारी हुआ करते थे। बड़ा अच्छा कवि कह सकते हो। बांकीदास जी के बारे में कहते हैं कि इन्होंने क्रांति जो है उसमें बड़ा योगदान रहा इनका। क्रांति के समय में जब राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी, तो उस समय ने उस चीज का विरोध किया था इन्होंने कि आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला था इन्होंने। तो ये एक इनका गीत भी फेमस हुआ था 1857 का क्रांति का, और उस समय उसका नाम था आयो अंग्रेज मुलक पर। आयो अंग्रेज मुलक पर। तो ये इन्होंने, एक तो ये इनका गीत फेमस हुआ था, एक इसने भरतपुर के राजाओं की प्रशंसा की थी। और क्या कहा था? गोरा हट जा, बादशाह ने राज भरतपुर का। ठीक है। ये दोनों इनके द्वारा ही कहे गए हैं। अब आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि बांकीदास जी के बारे में तो बहुत सारी बातें चलती हैं। एक अच्छा कवि जिसको कह सकते हो मारवाड़ का,
मानसिंह राठौड़ के टाइम में बांकेदास जी, आज भी इनकी फोटो आती है किताबों में, जो अपने 9th-10th की किताबें जो होती हैं उसमें इनकी बड़ी सी फोटो लगा के देते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि उस समय के सबसे अच्छे विद्वान माने गए। और बांकेदास जी की ख्यात के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि अपने हीराचंद ओझा ने बाद में हिस्ट्री पे बड़ा शोध किया है और बड़ी अच्छी किताबें हैं ओझा जी की। आप मेवाड़ का हिस्ट्री पढ़ सकते हो, सिरोही का हिस्ट्री पढ़ सकते हो, है ना, मारवाड़ का इतिहास पढ़ सकते हो। तब उनसे पूछा गया कि इतिहास का सबसे अच्छा ग्रंथ कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि बांकेदास जी की ख्यात जो है वो सबसे अच्छा ग्रंथ है। उन्होंने कहा क्यों? बोला उसमें लगभग 2000 बातों का कलेक्शन है, यानी कि इतिहास की उन बातों का जो लोग जानते नहीं है उसमें 2000 बातें वो छुपी हुई हैं, और 2000 बातें इस बांकेदास जी की ख्यात में लिखी हुई हैं। बांकेदास जी थोड़े रंगीले टाइप के आदमी भी थे, है ना। तो एक बार क्या होता है कि इनको 2 बार देश निकाला दिया गया राजा के द्वारा। देश निकाले का मतलब ये होता है कि मारवाड़ उस समय में एक पूरा देश कहलाता था। बीकानेर देश है, मेवाड़ देश है, ऐसे देश बोला करते थे, राज्य देश दोनों चीजें बोला करते। तो एक बार तो क्या हुआ कि मानसिंह राठौड़, आप सब लोग जब हिस्ट्री में पढ़ोगे तो कहते हैं कि इसने 1818 में संधि कर ली थी अंग्रेजों के साथ में। और मानसिंह राठौड़ इतना परेशान हो गया कि किसी किताब का ऑथेंटिक सोर्स में कल परसों पढ़ रहा था कि उसमें दे रखा था कि सबसे ज्यादा अगर कोई अंग्रेजों के साथ संधि करने के बाद परेशान हुआ तो वो मानसिंह राठौड़ था। और इसकी वजह से इसने यहाँ पे राजपाट भी त्याग दिया था। कहते हैं कि ये अपने साधुओं के साथ में रहने लग गया। तो मैंने बताया भी था कि मानसिंह राठौड़ ने महामंदिर बनवाया था और ये नाथ संप्रदाय को अपना लेता है। तो इसका बड़ा रीजन था, मराठों से और अंग्रेजों से परेशान होके और साधु बनने की भावना इनके दिल में जाग गई थी। और उसी समय जब ये बांकेदास जी हुआ करते तो बांकेदास जी ने, मानसिंह राठौड़ ने जैसे ही संधि की, इन्होंने उसकी बुराई की कि आज के बाद में आप अंग्रेजों के गुलाम हो गए हो। अब राजा के सामने आप उसी की बुराई करोगे, आप उसी के यहाँ की रोटियां खा रहे हो, तो राजा निकाले तो गई। तो उसने कहा कि आपकी जरूरत नहीं है, आप अपने बोरे बिस्तर बांधो और यहां से चल दो, क्योंकि आप नौटंकी ज्यादा ही करते हो आजकल। उसने कहा ठीक है साहब, हम तो चले जाएंगे, मैं तो रोटी खाऊंगा चाहे कुछ भी खाऊंगा, मैं जो बात होगी उसको मुंह पे कहूंगा। वो ठीक है, निकलो। तो फिर इसका मतलब अब थोड़े दिन इनको भेज दिया, फिर वापस इनको बुला लिया, क्योंकि अच्छा राजा जो होता है वो सॉरी कवि जो होता है उसको बहाल कर दिया जाता है। अच्छी कविताएं लिखता है तो राजा में जोश आता है। अंग्रेजों का टाइम था, उस समय में इनको फिर कहा कि ठीक है वापस आ जाओ। अभी आ गए, पर इनका मन जो है ना मारवाड़ के प्रति थोड़ा खट्टा हो गया, इसलिए किले के अंदर नहीं बैठते थे। इनको किताबें लिखने से मतलब था, भविष्य में क्या होगा, राजा के साथ क्या हो सकता है, वो सब सलाह दे सकता हूं मैं, पर मैं दरबार में नहीं आऊंगा। मेरा एक कमरा बाहर होना चाहिए किले के बाहर, मैं वहीं पे बैठा रहूंगा और जब मुझे काम होता अंदर बुला लेना, पर मैं पहले की तरह से आपके बराबर नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आप रहो वैसे रह लेना, पर आप एक बार आओ तो सही। तो ये इनको बुला लिया जाता है। ये किले के बाहर ही रहा करते, मेहरानगढ़ में लास्ट में एक कुटिया सी थी और दरवाजे के पास, वहां पे अपने बैठ के ग्रंथ लिखा करते। कोई भी काम होता राजा इनको बुलवा लिया करता, वहां जाके मिल लेते उनसे। अब एक दिन क्या होता है कि साहब मानसिंह जो है वो अपनी रानियों के साथ में और किले से बाहर किसी तालाब में नहाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि रानियों ने मानसिंह को राजी किया कि चलो आप भी चलो हमारे साथ, और आज तो अपन सारे के सारे नहाने नहाने चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। अब जैसे ही सब चलने चाहिए चल लगे तो आगे आगे राजा चल रहा था, फिर रानियों की पालकियां चल रही थी, पीछे सैनिक चल रहे थे, और ऐसे करके सब नहाने के लिए जा रहे थे। तो ये अपने किले से जैसे बाहर निकलने लगे, ये साइड में बैठे हुए थे, ये अपना काम कर रहे थे, कौन क्या कर रहा है इनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था, और ये लिखते रहते हैं। मानसिंह राठौड़ ने इनसे कहा कि बांकेदास जी आप भी चलते हो क्या? इन्होंने कहा नहीं साहब मैं क्या ही करूंगा, आप ही जाओ, ये नहाना धोना आपका काम है, हमारा तो कलम चलाने का काम होता है। इन्होंने कहा नहीं नहीं आ जाओ आप भी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप फिर मेरे को देश निकाला दे दोगे फालतू में, मैं कुछ बोल दूंगा तो इसलिए। तो इनको डर भी रहता था, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊं। उन्होंने कहा नहीं नहीं चल लो कोई बात नहीं, सब लोग जा रहे हैं किले में से, तो आप भी यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या ही करोगे। इनको घोड़ा दे दिया गया इनका, ये उस पर बैठ गए और नहाने के लिए चले गए साहब। नाथ के तालाब से वापस जब आ रहे थे तो ये पीछे पीछे थे, क्योंकि राजा आगे आ गया, फिर रानियों की पालकियां हैं, ये सैनिकों के साथ में चल रहे थे आराम से। और एक रानी जो है
वो ज्यादा दिमाग लगा रही थी, और उसने अपना पैर जो है वो अपने पालकी से बाहर निकाल लिया, और पालकी से बाहर निकाल के आराम से चल रही पालकियां, और वो पैर बाहर निकाल रखी। बांकेदास जी को वो दिख गई, तो वो सोचा यार राजा की बेइज्जती होगी, जनता पैर देखेगी उसका। तो बांकेदास जी गए। अब एक आदमी तो वो होता है जो समझाए उसको कि ले भाई तू समझ जा, पैर अंदर कर ले, राजा की बेइज्जती क्यों करवा रही है। इसने समझा उमझाया कुछ नहीं इसने कोड़ा निकाला और रानी के पैर पे मारा धड़ाम से। रानी झट से पैर अंदर करती है, और उसके बाद में जब किले तक पहुंचे तो रानी का पैर सूज के ये हो गया। अब जैसे पालकी से नीचे उतारने लगे तो जोर जोर से चिल्लाए और कहा कि महाराज को बुलाओ। अब एक दासी भग के गई और उसने जाके कहा महाराज रानी से तो उतरा ही नहीं जा रहा, पता नहीं उसका तो क्या ही हो गया यार, पैर सूज गया उसका तो बहुत खतरनाक तरीके से। उन्होंने महाराज आके देखे। महाराज ने कहा क्या हो गया। बोला आप बांकेदास जी को बुलाओ, वो बताएंगे क्या हुआ है। बोला आप ही बता दो। बोल नहीं उनको बुलाओ। और वहां पे जब बांकेदास जी को बुलाया गया तो उसने कहा कि ले भाई बांकेदास जी को तो बुला लिया, अब बता क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि इनसे ही पूछो क्या हुआ है। तो बांकेदास जी ने कह दिया कि साहब पैर बाहर करके चल रही थी और मैंने कोड़े की मार दी, और तो क्या ही किया। तब उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, तो समझा भी तो सकते थे आप। बोला मैं क्या ही समझाऊं, जब रानी है इसको ये इनको ये नहीं पता कि भाई पैर बाहर करके नहीं चलते, प्रजा भी देख रही होती है, ये आपकी इज्जत थी साहब, अब मैं क्या करूं। अब रानी भाई गुस्से में हो गई और मान सिंह जो कहती है कि या तो बांकेदास रहे और या मैं रहूं, दोनों में से एक चुनो, आप चुनना आपको एक को ही पड़ेगा। उसने कहा साहब तेरे वो राजा कहते हैं मैं तो रानी को ही चुन लेता हूँ। बांकेदास जी फिर बिस्तर बांध दिए कि चलो साहब अब निकल लो, तुम देश निकाला। उसने कहा था मेरे को मत ले जाओ, तुम निलाने उलाने कोई कांड हो जाएगा फालतू में, और फिर तुम देश निकाला दोगे, और दे ही दिया लास्ट में देख लो। तो उसके बाद में इनको दोबारा से देश निकाला मिला, पर अच्छा कवि जो होता है उसको बुला लिया जाता है, लंबे समय तक उनको नहीं रखा जाता बाहर, क्योंकि राज्य को बड़ी जरूरत होती है। कवियों के बिना तो इन राजाओं में जोश ही नहीं आता था, इनको लेना देना ही नहीं होता था किसी भी चीज से, ये लोग इनको जोश जगाते। 1857 में सबसे बड़ा काम इन्होंने यही कहा, ये इन्होंने तो कहा था कि आयो अंग्रेज मुल्क पे कि ऐसे ठग हैं ये अंग्रेज जो इस प्रदेश को ठग के लेके चले जाएंगे, ये यहाँ से सब कुछ लूट के लेके चले जाएंगे, है ना। और उसके बाद में गोरा हट जा पाछे ने राज भरतपुर का या राज जाटों का, ये बांकेदास जी ने कहा था अपने इस बांकेदास जी ख्यात में। अब आगे और बात आती है कि यहां से आपको ये बात तो सारी की सारी याद रखनी है। एक आती है साहब ख्यात यहाँ पे दयालदास जी री, कौन सी, दयालदास जी री ख्यात। अब इसमें दयालदास जी री ख्यात में देखो आपको तो कुछ नहीं याद करना, इसका भी लेखक कौन है, दयालदास है, ये लो अपने आप याद हो गए, दयालदास जी हैं। पर इनमें सवाल आया था, मुझे अच्छे से याद है, एक उद्योग प्रसार अधिकारी का पेपर था वो मैंने दिया था, और उसमें ये सवाल आया था जिसमें मैं 1.33 से रहा हुआ हूँ, इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह सब करवा लिए थे तो अभी भी याद रहता है। उसमें पहली बार ये सवाल आया था कि दयालदास जी जो है वो किस राजा के दरबारी हुआ करते थे, तो राजा रतन सिंह हुआ करते थे। और रतन सिंह कहाँ के शासक थे, तो ये बीकानेर के, कौन से राजा थे, बीकानेर वाले, और उनके शासक हुआ करते, तो उनके दरबार में ये नौकरी करते थे, तो वहां पे दयालदास जी। और एक इनका भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, जैसे दयालदास और एक इनका दूसरा ग्रंथ होता है देश दर्पण, देश दर्पण। और अभी फोर्थ ग्रेड में आपके सवाल आया था कि देश दर्पण में देश किसको माना है, तो देश माना है साहब बीकानेर को, बीकानेर को, यानी कि देश बीकानेर के दर्पण, दर्पण का मायना आईना, आईना ही होता है ना, कि बीकानेर के आईने को दिखाया किसने, दयालदास ने। तो आप सीधा ये याद रखो, दैसे दयालदास, दैसे देश और दर्पण, और ये एग्जाम में आता है। और यहाँ पे कौन से देश की बात की जा रही है, बीकानेर, किसकी बात की जा रही है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, है ना। एक इनका ग्रंथ है पंवार वंश, पंवार वंश का इन्होंने लेख लिखा है ना। और एक आता है साहब करणी चरित्र, करणी चरित्र, ये भी निकाय ग्रंथ है। तो ये आप दयालदास को याद रख सकते हो। दयालदास जी का संबंध कौन से राजा से है, रतन सिंह से, और ये बीकानेर के थे। तो तीनों की तीनों ख्यात बता सकते हो मेरे को। ये सबसे नवीन ख्यात कहलाती है, ये सबसे नवीन ख्यात कहलाती है। और आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी, तो ये नैणसीरी ख्यात प्राचीन हो गई भाई, सबसे पहले यही लिखी गई, मैंने उसी सीक्वेंस में लिखी है। तो एक बार ये सारी की सारी ख्यातें एक बार बता दो, उसके बाद में आप लिख लेना। तो सबसे पहले बताओ सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी,
लिखी किसने? मोहम्मद नैनसी ने। नैनसी किसका दरबारी था? जसवंत सिंह जी का। उन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं? अबुल फजल। ठीक है, याद रख लोगे। उसके बाद में सबसे पहले उसमें किसका उल्लेख मिला? जनगणना का। इसलिए उनको क्या माना जाता है? जनगणना का अग्रज। उनका दूसरा ग्रंथ कौन सा है? मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसको परगना मतलब गांवारी विगत भी कहते हैं। उसमें गांवों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष के बारे में बातें की गई है, सभी पहलुओं के बारे में। और इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? गजेटियर। समझ में आ गई बात? उसके बाद में बाकीदास जी की ख्यात किसने लिखी? बाकीदास जी ने लिखी। जो किस राजा के दरबारी थे? मानसिंह राठौर। जो कहाँ के थे? जोधपुर के। और उसके बाद में उन्होंने 1857 पे क्या लिखा था? आयो अंग्रेज मुल्क पर। और दूसरा भरतपुर के राजाओं के बारे में विशेष यहाँ पे क्या लिखा था उन्होंने? कि गोरा हट जा पाचे ने, यह राज भरतपुर का। उसके बाद में अगली आती है साहब दयालदास जी की ख्यात। और दयालदास जी की ख्यात जो होती है वो किसने लिखी है? दयालदास जी ने। कहाँ के राजा के दरबारी थे? बीकानेर के राजा कौन थे? रतन सिंह जी। और उनका दूसरा ग्रंथ जो सबसे ज्यादा याद रखना है, देश दर्पण। देश में देश कौन सा है? याद रखना, लिखो दिखा। आज 8 बजे आए क्या तुम? 7:30 क्यों? क्या? गांवारी विगत गांव की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया गया। लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो। नरेश, ये जो तूने किलास लगाई थी वो आभूषण वाले, उसके टाइटल टैग देखे क्या लगा रखे? वो आभूषण है, वेशभूषा का टॉपिक है। वो आभूषण का टॉपिक नहीं है, वेशभूषा का है। उसका टाइटल टैग चेक करना एक बार।
अरे बातें नहीं करनी। क्या? कैसे? सब शुरू हो जाएगी। क्यों? एलडीसी का एग्जाम कब है? फिर तब तक क्या यहाँ बैठा रहेगा तू? अगले 15 तारीख तक सब खत्म है। हाँ। हो। आज से 5-7 दिन बाद में हिस्ट्री लग जाएगी। कंप्यूटर तुम्हारे डायरेक्टर खुद कंप्यूटर पढ़ाते हैं, 2 दिन में सारा करवा देंगे। इसे हीराचंद ओझा ने, अरे सब लग जाएंगी देवताओं। हैं? नहीं, समय से पहले तो करवा दिया जाएगा, महीने 1.5 महीना तो बचेगा आपके पास। है? हीराचंद ओझा क्या है? मैंने इसलिए लिखा कि हीराचंद ओझा ने इस ग्रंथ को इतिहास का खजाना कहा है। अभी बताया नहीं था क्या यार? थोड़ी देर पहले तो बताया ही था कि इसमें लगभग 2000 बातों का संग्रह है, इसलिए ओझा जी इसको कहते हैं कि ये इतिहास का खजाना है। तब तो तू पीछे बात कर रहा था उससे। लड़ाई किसके साथ की तूने? ये शर्ट फाड़ दी। अरे किसके साथ झगड़ा किया? अच्छा, बुझा बढ़ गई क्या? किसी ने पकड़ के खींची भी बुझा तो क्या बढ़ जाएंगी शर्ट पड़े? मेहनती तो है ये। तो डेली चश्मा भूलने लग गया कि जानबूझ के नहीं लाता आजकल? भूल ही जाता है। आज बारिश की वजह से भूल गया। ये भी एक लफड़ा है। इस समय में बारिश हो रही है खेती खराब करने के लिए। है? क्या? ये क्या रामायण लिख रखी है तूने उधर? टाइम नहीं मिला है। आज मैराथन है ना, इस वजह से पेपर वेपर का सवाल चाटने बहुत समय लग जाता। हाँ जी। क्या कह रहा था डकोले? क्या?
ये पंवार वंश का वो है, वंशावलियां इन्होंने लिखी थी, काव्य जिसको कहते हैं। इसको तू लिख ले, पंवार वंश काव्य, सीधा पूरा नाम लिखना चाहे तो पंवार वंश काव्य इन्होंने लिखा था। पंवार वंश पे लिखेंगे और किस पे लिख, करणी चरित्र है। जस रत्नाकर भी है इनका, खूब है। लिख लिया क्या है? लिख रही हो कि तुम यह ग्रंथ लिख रही हो दयालदास जी का? ये पंवार वंश काव्य होता है इसका पूरा नाम, पंवार वंश पे लिखा गया है। राजपूतों का होता है ना पंवार, उस पे लिखा गया। ख्यात साहित्य से खूब आते हैं सवाल, सिंपल भी है ये। लिख दिया क्या? उसके बाद में लिखो अगला। एक होता है रूपक, ये साहित्य की रचनाएं होती हैं। रूपक देखो, रूपक में रटना नहीं। देखो मैंने हमेशा, अरे सुन लो, शुरुआत से आपको की पॉइंट बता रहा हूं, जिसमें गद पद नाम मिल जाए आप बिना सोचे समझे वचनिका कर देना। ये की पॉइंट होते हैं, नहीं तो पूरी लाइन रटी नहीं जाती कभी भी, ये गलत ही होगा फिर। और हमेशा आजकल आ गया वचनिका का सामने उसकी व्याख्या देता है ना। उसके बाद में वेली, वेली शब्द में की पॉइंट क्या मिलेगा? श्रृंखला, बस ये याद रख लेने की होती है। अच्छा, रासों में क्या मिलेगा? वीरता, वीरता के बारे में मतलब युद्ध, उसके पराक्रम, उसने युद्ध कौन कौन से जीते, उन सब का उल्लेख रासो साहित्य में होता है। इसलिए आपको ये की पॉइंट याद रखना है। इसी प्रकार से रूपक, रूपक में आपको कहीं भी स्वरूप दिखाई दे जाए, ऐसे लिख दे कि किसी राजा की स्वरूप की व्याख्या जिस रचनाओं में की जाती है उसको क्या बोलते हैं? रूपक। तो रूपक देखो, स्वरूप और रूपक एक ही बात होती है, सेम सेम से शब्द होता है। इसलिए ये की पॉइंट आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। वात, वात मतलब बात, ये तो आपको वैसे भी पता है ना। तो इसीलिए आप याद रख सकते हो। तो रूपक में लिखो, इसमें राजा या व्यक्ति विशेष के स्वरूप को दर्शाया जाता है। इन रचनाओं में राजा या व्यक्ति विशेष के स्वरूप को दर्शाया जाता है। इन रचनाओं में राजा या व्यक्ति विशेष के स्वरूप को दर्शाया जाता है। इन रचनाओं में किसी राजा या व्यक्ति विशेष के स्वरूप को दर्शाया जाता है। व्यक्ति विशेष के स्वरूप को दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे एक ग्रंथ आपने सुना होगा जो ज्यादा पूछा जाता है, राज रूपक। ऐसे याद रख लो, राज किसका रहेगा? जो वीर होगा, तो वीर बाण हो गया। ये लो, सब ज्यादा यही पूछा जाता है, राज रूपक जो किसका होता है? वीर बाण का। पूछ यही पूछा जाए तो एक आता है गज गुण रूपक, है किसका है? क्या बोल रहा है तू? नाम तो सही बोल रहा होगा। हाँ, केशव दास। मुझे सुन रहा था यशोदा दास, मैंने कहा ये राइटर कौन आ गए? यशोदा दास। तो गज गुण रूपक, क्योंकि ये गज सिंह जी के बारे में हिस्ट्री है। मारवाड़ के शासक गज सिंह जी के दरबारी कौन थे? केशव दास जी, जिन्होंने एक और भी तो लिखा, अमर सिंह जी रदुआ। क्योंकि अमर सिंह किसके बेटे हैं? गज सिंह जी के। इसीलिए ये अमर सिंह जीरा दुआ भी इन्होंने लिखा था। तो इनके दो ग्रंथ है। और बाबू जी का मैंने लिखवा ही दिया, बाबू जी में लिखवा दिया। बाबू जी रूपक, तो वो मोतीसर बख्तावर का है। इसलिए आपको ये दो याद रखने हैं बस, रूपक में ज्यादा नहीं है। राज रूपक और गज गुण रूपक, बस लिख दो।
लिख लिया? अब देखो एक बार शुरुआत से बता दो, क्योंकि जो ग्रंथ है ना जो जिनसे संबंधित थे वो खत्म हो गए। अब हम शब्दावलियां और लिखेंगे, जो एग्जाम में नई नई शब्दावलियां पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद में हम शुरू करेंगे जैन साहित्य को, फिर आपका राजस्थानी साहित्य शुरू होगा। अभी तो ये वो बातें हैं जो काम काम की थी, पेपर में पूछी जाती है। तो साहित्य को कालक्रम के आधार पे कितने भागों में बांटा जाता है? सभी को बोलना है भाई। चार में पहला कौन सा था? प्राचीन काल। दूसरा पूर्व मध्यकाल। तीसरा उत्तर मध्यकाल। चौथा आधुनिक। पहले काल का नाम क्या था? वीर गाथा। दूसरे का भक्ति काल। तीसरे का रीति या नीति। चौथा अन्य विषय। पहले का टाइम पीरियड क्या है? 1050 से 1450, 1450 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक। इस अध्ययन के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 5। पहला कौन सा? जैन साहित्य। सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा? जैन साहित्य। सबसे बड़ा साहित्य कौन सा? चारण साहित्य। जो कौन सी शैली में लिखा जाता है? डिंगल। कौन से भाग में लिखा जाता है? पद। कौन सा होगा? उसके बाद में लोक साहित्य। लोक साहित्य में ओखाना क्या होती है? कहावतें। लोखाना क्या होती है? कहावतें। और उसके बाद में यहाँ पे आड़ी क्या होती है? पहेलियां। आड़ी पहेलियां होती हैं। पवाड़े क्या होते हैं? लोक गाथा या वीर गाथा। सबसे फेमस पवाड़े किसके? बाबूजी के। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। सिंपल सी बात थी। उसके बाद में अगली बात आती है यहाँ पे फड़। फड़ जो होती है वो किस पे लिखी जाती है? कपड़े पे, है ना। लिखने वाला चितेरा, पढ़ने वाला भोपा। फटने पे कौन सी झील में प्रवाहित? पुष्कर में, क्योंकि पवित्र झील वही कहलाती है। ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगली बात हमने की बात की। बात में कितने पात्र होते हैं? 2। एक कथानक और एक हुंकारा भरने वाला। नगाड़े में किसकी भूमिका? युद्ध में किसकी भूमिका? नगाड़े की। और बात में किसकी? हुंकारे की। आपसे पूछे कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जितनी बातें, चकवा चकवीरी बात, मुमल महेंद्र री बात, पाबूजी री, डूंगर जी, जवाहर जी, गोगा जी, बगड़ावत कथा, अमोलक बाता, टाबरारी बाता। गजबन में किसकी स्टोरी मिलती है? ऋषि प्रेम कहानियां। क्या मिलती है? गर गिर ऊंचा ऊंचा गढ़। और एक आप याद रख सकते हो, ढोला मारूरी बात। ढोला का मतलब प्रेमी और मारू का मतलब प्रेमी। दोनों क्या रहते हैं? खुश। तो नाम क्या हो गया? खुशाल चंद्र। और वहां वीरमदेव सोनग्रारी बात किसने लिखी? पद्मनाभ ने। याद रख सकते हो इन बातों को। उसके बाद में अगली बात हमने बताई यहाँ पे आपको, और उसके बारे में कि क्या नाम है, बात कंप्लीट। बात के बाद में अपन ने किसको शुरू किया था? रासो। रासो साहित्य जो होता है उसका मतलब वीरता होता है। क्या होता है? वीरता। सबसे पहली बात आती है पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद बरदई। कहाँ का निवासी था? लाहौर। उसके बाद में उसका बेटा कौन था? जलन। उसी ने पूरा किया। कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग? 68। इसीलिए छंदों का क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। हिंदी का पहला क्या है? महाकवि। और काव्य कौन सा? पहला महाकाव्य यही कहलाता है ना। उसके बाद में आप याद रख सकते हो कि अगली जो बात आती है, पृथ्वीराज रासो जो होता है वो पिंगल शैली में लिखा गया है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो। उसके बाद बीसल देव रासो जो होता है वो किसने लिखा? नरपति नालय। जिसमें किस किस की? विग्रह राज चतुर्थ और राजमती। कितने खंडों में है? 4। कौन से? प्रेम का और रस काव्य, है ना। ये गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? गोडवाड़ी में। ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में आपसे पूछे यहाँ पे कि सती रासो, सह से सती, सह से सूर्यमल मिश्रण। संगत किसकी अच्छी है? गिरधर आस्या। कौन आएंगे? उसके बाद में मैंने बताया था यहाँ पे कि विजयपाल, विजय में विन पढ़ना था तो नल सिंह। कौन आएंगे? नल सिंह। शत्रु किस में रहते हैं? डूंगर में। तो शत्रु साल रासो किसने लिखा? डूंगर सिंह ने लिखा। ऐसी बातें याद रखनी थी, इनमें कोई टफ था ही नहीं। मान चरित्र में नए से याद रखना था नरोत्तम। कौन आएंगे? नरोत्तम। और प्रताप रासो किसने लिखा? जाचक जीवन ने। किसने? जाचक जीवन ने। परमाल रासो किसने लिखा था? जगनी कवि ने। किसने लिखा? और सूरज प्रकाश किसने लिखा? अभी बताया था करणी दान। कि करणी दान ने, जिसका दूसरा नाम क्या है? बिड़द श्रृंगार। राजप्रकाश किशोर दास का है। राजप्रकाश किसका है? किशोर दास का। तो ये बातें याद रखनी थी। अब आप एक बार लिखो मर्ष्या, ये शब्दावलियां लिखनी है। ये तो सबको पता होगा, गीतों में बता रखा है इसको। तो मर्ष्या में लिखो। मर्ष्या में लिखना।
किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पर, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु के बाद किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु के बाद गाई जाने लिखी जाने वाली रचनाएं लिखी जाने वाली रचनाएं लिख दिया। जैसे आपको लिखवा दिया गीतों में कि जगपत राम मर्ष्या, जिसमें जगत सिंह का उल्लेख मिलता है, लिखवा दिया। ये गीतों में लिखवाया था, मर्ष्य वहां भी लिखवाए थे, इसलिए आप याद रखो। उसके बाद में सबसे ज्यादा पूछा जाता है चरचरी, इंपॉर्टेंट, अभी पूछा भी गया। चरचरी क्या होती है, लिखो। किसी उत्सव विशेष पर, किसी उत्सव विशेष पर लय ताल के साथ गाई जाने वाली रचना एग्जाम में आती हैं। किसी उत्सव विशेष पर अब लय ताल के साथ गाई जाने वाली रचना लय ताल के साथ गाई जाने वाली रचना। इसका की पॉइंट है उत्सव और गाना, क्योंकि पहले तो लिखी जाती थी, ये गाई जाती हैं। और ये एग्जाम में अभी आया था सेकंड ग्रेड में, चरचरी का अर्थ क्या होता है, तो यही होता है, आप याद रखना। उसके बाद में आपको याद रखना है यहां पे एक होता है रास। रास का मतलब होता है आनंद, और आनंद का मतलब होता है कब, कि जब कोई व्यक्ति नाचे गाए, है ना, और अभिनय करे, नाचे गाए और अभिनय करे तो सबको आनंद आता है। तो लिख सकते हो इन रचनाओं में नर्तन, गायन व अभिनय का समावेश होता है। इन रचनाओं में नर्तन, गायन व अभिनय का समावेश होता है। नर्तन, गायन व अभिनय का समावेश होता है, वही क्या कहलाती है, रास। हाँ, रास लीला, बिल्कुल बात है। रास लीला में क्या होता है, नाचते हैं, गाते हैं और अभिनय भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बनता है, कोई राधा बनता है, तो रास और जनता जो देखती है उन सबको आनंद, मजा आता है। इसलिए रास नाम में ऐसी चीजें मिलेंगी। जैसे आप भरतेश्वर बाहुबली गौर पढ़ते हो, एक भरतेश्वर बाहुबली रास, तो रास का मतलब यही होता है कि जिसमें उन चीजों के बारे में लिखा जाए जो कोई एक विशेष नाटक हो। तो नाटक है एक तरह से ये, नर्तन, गायन, वादन तीनों की भूमिका जिसमें होती है। और ये बोर्ड ने पूछी थी पेपर में, इसलिए आपको भी याद रखनी है। एक होता है कक्का। कक्का में लिखो, मैं अभी समझा दूंगा, एक बार लिख लो। इन रचनाओं में वर्णमाला के सभी वर्णों का प्रयोग किया जाता है। पेपर में आएंगी ये चीजें, तब याद करोगे कि सही थी ये। इन रचनाओं में वर्णमाला के सभी वर्णों का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला के सभी वर्णों का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला के सभी वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा खुद ने भी, अपने गांव में ऐसे नहीं कहते इसको तो कक्का कोड़िया ही नहीं आता, तो कक्का का मतलब वर्णमाला, वर्णमाला मतलब क्या, एन आर, सीधी बात है। तो सभी वर्ण जिसमें आए, जिस रचना को लिखते समय
वर्ण जितने भी होते हैं वो सारे के सारे शब्दों का प्रयोग जब हो तो वो क्या कहलाते हैं? कक्का। क्या कहलाते हैं? एक होता है टब्बा। टब्बा होता है, टब्बा का मतलब ये होता है हास्या। हास्या समझते हो ना? अरे ये पेज है, इस पेज के इस तरफ ये क्या होता है? हास्य होता है। ऊपर क्या होता है? हास्य होता है। ये हास्य पे लिखा गया संक्षिप्त सार जो होता है उसको बोलते हैं टब्बा। लिख लो, हास्य पर लिखा गया संक्षिप्त सार, कि पूरे नीचे पेज में क्या होगा वो सब उस हाशिए में लिख दे। जैसे आप अच्छी ऑथेंटिक किताबें पढ़ोगे ना तो उस पेज को पूरे को भरा हुआ होता है और हाशिए पे लिखा हुआ होता है कि ये सोर्स कहां का है। हाशिए पर लिखा गया संक्षिप्त सार, संक्षिप्त, छोटा। अच्छी किताब जब पढ़ोगे पूरी किताब में ऐसे लाइनें होंगी, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा और नीचे या साइड में उसका सार होगा कि ये सोर्स कहां से उठाया गया। 368 नंबर फलाना ढिमका जो भी लिख देता है उसको बोलता है टब्बा। उसको क्या कहते हैं? टब्बा। और ये सारी शब्दावली काम की है, आप इस बात को याद रखना, है ना। उसके बाद में अगली बात लिखो, बिहार पत्रिका। बिहार पत्रिका, बिहार या बिहारी पत्रिका। जैन संतों के यात्राओं का वृतांत मिलता है। जैन संतों के यात्राओं का वृतांत मिलता है। यानी कि यात्रा कहां कहां दर्शनीय स्थलों पर घूमने के लिए गए, जैन संतों के यात्रा का वृतांत मिलता है। बिहारी पत्रिका कर देना इसको, बिहार या बिहारी पत्रिका। जैन संतों के यात्रा का वृतांत मिलता है। लिख लिया? बिहावलो, विवाह। बिहावले का मतलब क्या होता है? विवाह। लिखो, ये जैन साहित्य की रचनाएं होती हैं जिनमें देवी देवताओं के विवाह का उल्लेख मिलता है। फेमस है शिवजीरा ब्यावला, सबसे अच्छे। ये जैन संतों की रचनाएं होती हैं जिनमें देवी देवता के विवाह का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अभी क्या पूछा था सुनो, उसने ये पूछा था कि कौन सी गद्य शैली का उदाहरण नहीं है, ऐसे आया था। अब आपसे ये सीमा से बाहर है, आउट ऑफ कवरेज एरिया। हाँ, ये केवल और केवल कौन बता सकते हैं? जो हिंदी के बच्चे होते हैं। पर आप एक बात ध्यान रखना, बस सीधी सी बात यह है कि छप्पे एक शब्द होता है, ये छप्पे नहीं होता, ये गदगा नहीं है। छप्पे का मतलब होता है छंद, और छंद हमेशा किस में लिखे जाते हैं? पद में। और बाकी जितनी भी आपने लिखी हैं भाई, जितनी भी रासो साहित्य, बात बात जितनी भी लिखी हैं वो सब किसकी हैं? बस, तो ये मैंने बता दिया। अब यहां पे देखो, ये एक शब्दावली होती है जैसे प्रियावली। प्रियावली का मतलब होता है पीढ़ियावली, पीढ़ियों के बारे में। जिसको वंशावली, वंश की उल्लेख, कुलक, कुल का, ये सब शब्द होते हैं
ये इन्हीं से होते हैं। एक होता है बालावबोध, और छप्पे जो होता है वो क्या होता है, छंद। तो ये आप एक बार ये नाम केवल लिख के छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं लिखना, इनके ऊपर लिख देना सबके सामने कि ये गद्य शैली है। क्योंकि अभी सीटी दे रहे हो, फिर आरएस भी दोगे कभी ना कभी तो। अरे कुछ भी कभी भी हो सकता है, तुम्हारा हो सकता है कि नसीब में आरएस ही वरना लिखा हो, तुम जाओगे नहीं उसके पास है तो फिर क्या ही मतलब है। तो इन चीजों का पता भी तो होना चाहिए ना। हाँ जी, बढ़िया। ये तो बोला मना कर दिया था तो अब क्या होगा कि नोटिंग की फेर कर बला को। पैसा तो बताता थे। क्लास कितनी है? बड़ा लफड़ा है, ढूंढना पड़ेगा घना है तो क्या मिल जाएंगे। हाँ बस ये मुझे दे दो 4 1 लाख मैं देता हूँ। मजाक कर, ढूंढो मत देगा ये जमैया कर लो ना कि रविवार ने मेरी क्लास लगा लेता, मैं पैसा दो चाहे ना दो, तो बात की बात से है। तो इतना ही तो बाढ़ अकाउंट से क्यों फालतू में पैसा भी दोगा, मन तो वही दे दियो तारे मर्जी। भाई ढंग को ही ढूंढ लो तो। कितना टापरिया हो गया बताओ ना दे। या मान लो कि आप अब भी थारो सुधार थे ना, फिलहाल किसी कोचिंग में सुधार नहीं है। लाख 2 लाख मैंने दे दो तो थोड़ा सा। हाँ 30,000 बच रहा, 10 5 हजार मुझे तो ज्यादा और देना चाहिए। हम बोलूंगा ब्याज कटे, ब्याज ले लो तुम। करूंगा मैं करूंगा ना, कोई ना, मैं मजाक करूँ जितनी मुझे दे देती हो। अब इतनी बड़ी राशि को ना, और ना अभी जरूरत। मैं करूँ दिखा ढूंढू। ओ कोशिश करूँ दिखा, एक बार मैं पूछूंगा या भेजे को ना, क्योंकि मैं फिक्स में दूँ। कोई ना अपन टेंशन दो बेटा, फिक्स को कोई मिल जाए ना ठीक ठाक छोरो, जो नोटंकी ना करे तो ज्यादा बढ़िया वार है, क्योंकि रोजाना की काम आवे घुमास तो। ठीक है लिख दिया क्या ये है? लिख दिया। तो प्रियावली, पीड़ियावली, वंशावली, कुलक, बालावबोध, ये सब कौन सी शैली होती है? गद्य शैली होती है। पीढ़ियों का मतलब आपको सबको बताइए, वंश है। पीढ़ी का मतलब वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी जिनका इतिहास मिलता है, तो ये आप सब जानते ही हो वैसे भी। और एक विगत, विगत भी तो होता है ना। विगत का मतलब मैंने बता दिया वैसे, कि पिछले वर्ष की जानकारियां, जो पिछले जितनी भी घटनाएं हो गई उन सब की जानकारियां जिन साहित्य में मिलती है, उसको हम क्या कह देते हैं? विगत कह देते हैं। और ये आपको सबको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी नया परीक्षा पैटर्न यही है भाई। अब जो चीजें बदल रही हैं उनको याद रखना बड़ा मुश्किल काम है।
पर अगर आप याद नहीं करोगे तो आप पीछे हट जाओगे। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गई क्या? चलो अब हम बात कर लेते हैं यहां पे जैन साहित्य की। तो हेडिंग लगाओ, दिखा जैन साहित्य। अच्छा, दो तीन नाम और लिख के छोड़ देना पीछे। देखो, जैसे एक तो ये होता है ना जमाल, और एक होता है झूलना। ये दोनों होते हैं, और दोनों में क्या होता है? मात्रिक छंद। बस ये की पॉइंट है इसका। जिन रचनाओं में मात्रिक छंद होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? जमाल या झूलना। जमाल या झूलना, तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। जमाल या झूलना। एक होती है साखी, है नहीं, वो पीछे का ही है ये भी। साखी, ये शब्दावली ध्यान आ गई तो वह जमाल और झूलना में होते हैं मात्रिक छंद। इन रचनाओं में मात्रिक छंद होते हैं। और साखी का मतलब होता है साक्षात, साक्षात प्रत्यक्ष में, कि ये जो संत जो थे ये अपने जीवन के बारे में ही बताते हैं। अपने जीवन में जितनी भी चीजें इन्होंने देखी है उन सब का उल्लेख करते हैं। एक्सपीरियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिखो तो इसमें इसमें लिखना साखी में। इसमें संत अपने अनुभव को लिखते हैं। इसमें संत अपने अनुभव को लिखते हैं। कि उन्होंने साक्षात रूप में क्या क्या देखा है उस चीज को लिखना, अनुभव को लिखना, वो क्या कहलाता है? साखी। एक शब्द और होता है, कौन सा होता है ध्यान नहीं आ रहा जो आपने, अरे नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं, उस शब्द भी बड़ा सरल है। कौन सा? हाँ सह पे ही है, पर कौन सा बोल रहे हो? अरे ये तो यही हो गया ना, साकिर सखी एक ही बात है। नहीं उसमें जो, हाँ सिलोका, तुम्हें तो गोबर आता है तुम किसी का क्या सहयोग कर दोगे? कोई नया मास्टर आ जाए तो फ्लोप और होके जाए बेचारा सिलोका का मतलब ये होता है कि कम पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे कम है लोग, उनके द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखना। इसमें लिख सकते हो कम पढ़े लिखे लोगों द्वारा अनुभव को साझा करना। कम पढ़े लिखे लोगों द्वारा अनुभव को साझा करना। लिख दिया? बहुत बढ़िया। अब अगला देखो, अब आता है जैन साहित्य। आपको मैं बता दूं आजकल साहित्य की पुस्तकें कम पूछता है, जो ये उल्लेख आपको लिखवाया है ना ये ज्यादा पूछता है। सब में कोई भी पेपर उठा के देखो, या पेपर उठा के नहीं देखते तो आज मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा शाम को, उसको देखना कि आता क्या है, आपको खुद को पता चलेगा कि अच्छा ये रामायण भी आती है क्या। आज आरपीएससी के सारे सवाल 2025 के लगभग 4.5 से 5 घंटे, 8 बजे से रात के 12 साढ़े 12 बजेगी। हाँ मेहनत करते हैं ऐसे पोकट का नहीं खाते तो ये बात देखिएगा, जैन साहित्य बातें नहीं भाई देखो। और जैन साहित्य में देखो क्या क्या होता है, रटना नहीं है चीजों को, बड़ा सिंपल है। मैं याद करवा दूंगा किताबें, जहां तक अब तक तो सारी किताबें याद करवाई हैं, जैसे जो जो काम काम की थी वो सब याद ही हैं, और उनके की पॉइंट से याद रह सकते हैं। अरे बातें नहीं करनी रे कि रामायण 11 थी। तू बहुत बोलता है, वैसे तू सीधा हो सकता है पर तू बोलता बहुत है? तो आगे आजा, तू यहां बैठा कर, तू कल से। अच्छी आदत नहीं है ये, बोलना नहीं चाहिए, गलत बात है। वैसे भी मैं 2-4 दिन की क्लासों का मेहमान हूं, फिर मैं तुम्हारे शक्ल ही नहीं दिखाऊंगा यहाँ मैं किसी बैच में जाता ही नहीं पैच पूरा होने के बाद।
मैं भूल जाऊंगा तुम्हें, जानता ही नहीं। अरे हिस्ट्री के गुरुजी आ रहे हैं, टेंशन मत लो तुम, कोई तो आएगा। नहीं मेरे तो मरे ही नहीं पड़ी जाए। देखो 100-200 रुपया और ले लो। अब तू हमारी औकात 100-200 रुपये में तोलने लग गया। वो तो कोई बात नहीं है। देखते हैं, आपके लिए अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो, आप इतना लोड मत लिया करो। इतिहास से वैसे भी ज्यादा सवाल नहीं आते, और जब तक मोदी बैठेगा तब तक तो वैसे भी नहीं आएंगे। राजस्थान में जब तक बीजेपी सरकार रहेगी तब हिस्ट्री कम ही आएगी। आपको तो चाहे पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, आप तो ये 4 टॉपिक याद करके जाना। 1857 किसान आंदोलन, ठीक है, प्रजामंडल और एक एकीकरण। अगर आप 4 टॉपिक पढ़ के चले गए, 4 सवाल आ जाएंगे और सारे 5 आएंगे, और पूरे मेवाड़ मारवाड़ बीकानेर आमेर इन सब में से एक सवाल आएगा, और वो सवाल सबको आएगा। वो एक जो आएगा वो सुना हुआ आ जाता है, वो सबको आता है, तो इसलिए आप याद रख सकते हो इस बात को भी। इनसे थोड़ा टफ सवाल आता है, और 1857 तो 2 मिनट में आ जाती है, वो तो उसी से सवाल पूछते हैं कि क्रांतिकारी कौन थे, बस इतना से याद रखना होता है। अब देखो आप एक बार बोर्ड पे देखोगे तो मैं लिखवा दूं, ठीक, मत लिखवाओ। देखो बरतेश्वर बाहुबली गौर, अब सुनना है भाई, इसके राइटर जो है, लेखक पूछा जाता है, और ये लिखा गया था 1168 के आसपास, और इसके लेखक जो होते हैं उसका नाम आता है वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी, ठीक है। वज्रसेन सूरी आप कैसे याद रख सकते हो, बड़ा सिंपल है, इस शब्द को पकड़ना। बाहुबली फिल्म थी, बाहुबली में वो वज्र के समान था, कैसे था, वज्र के समान, ऐसे याद रख लो वज्रसेन सूरी। अभी आप सोचोगे कि रास भी है एक, वो कैसे याद करेंगे, मैं याद करवाऊंगा, टेंशन मत लो। मुझे पता है कि मैं जब किसी चीज को याद नहीं कर सकता, उसको स्टूडेंट कैसे याद कर सकता है, इसलिए इस पे एनालाइज किया जाता है कि किस तरीके से आपको याद करवाया जाए। तो ये याद रखिएगा, 1168 में लिखा गया था। बरतेश्वर जो था ये अयोध्या के राजा थे, आरपीएससी ग्रेड 2 में पूछ लिया। और ये बाहुबली जो थे ये तक्षशिला के राजा थे, तक्षशिला के राजा थे। और इन दोनों राजाओं के जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई उन सब का उल्लेख है, लड़ाई झगड़ों का, इन्होंने कौन कौन सी चीज का निर्माण करवाया, इनके टाइम में दरबारी कवि कौन थे, इन सब का उल्लेख इसमें है। और ये जैन साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जैन साहित्य का प्राचीन ग्रंथ है ये, और अपने राजस्थान का भी प्राचीन कह सकते हो वैसे, पर जैन साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। एग्जामिनर कितना उलझा रहा है चीजों को कि अंदर जाके ये पूछने लग गया कि बरतेश्वर कहां का राजा है। अब इसको रटना नहीं है, बरतेश्वर मतलब राजा भरत, ऐसे सुन लो, राजा भरत कहां थे, अयोध्या में, बस। अब तक्षशिला अपने आप आ जाएगा, वो तो दूसरा कहां का है, तक्षशिला का राजा है, तो ये आप याद रख सकते हो, तो बड़ा सिंपल है। और जैन साहित्य का ये सबसे क्या है, प्राचीन ग्रंथ है। अब सुनो भाई, दूसरा ग्रंथ बरतेश्वर बाहुबली रास है। मैंने क्या कहा था रास के बारे में, कि इसमें क्या क्या मिलेगी, रास लीला, नर्तन, गायन और नाभिनय, तीनों चीजें, उसको देखने में मजा आए तो वो रास बोले जाती है। तो ये देखो साहब, रास, और जिसका भी विवाह हो गया उसको, उसकी साड़ी जो है बहुत रास आती होगी, तो इसके राइटर कौन है, साली भद्र, क्योंकि साली क्या आ गई, रास। समस्या तो गौर में रास में ही है, ये तो आपको पता ही है कि बाहुबली में एक तो वज्र आएगा, वज्र के समान, और यहां पर रास का कौन है, तो साली रास आ गई। और देखो सारी साली जो भी होते हैं उनमें क्या नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, क्या नहीं होती है, बुद्धि नहीं होती, क्योंकि खुद की बहन का घर खराब करती है तो बुद्धि कहां होती है। तो इसका मतलब यह है कि दूसरा इसका ग्रंथ कौन सा है, बुद्धि रास, कौन सा है, बुद्धि रास। अब ये लो, अब आप इसको गलत नहीं कर सकते,
तो पहला कौन सा है? भरतेश्वर, बाहुबली, घोर। घोर किसने लिखा? वज्रसेन सूर्य, याद रख सकते हो। और इसमें भरतेश्वर कहां का राजा है? अयोध्या का। और बाहुबली तक्षशिला का राजा है। ये जैन साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। 1168 में लिखा गया, यह 1184 के आसपास लिखा गया था, दूसरा रास जो है। और भरतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखा? शालिभद्र सूरी ने। किसने? शालिभद्र सूरी ने, है ना। तो ये आप ये दोनों ही सूरी लगेगा, जिसके पीछे सूरी लगे वो जैन कवि होते हैं। सूर वंश होता है, शेरशाह सूरी नहीं है, वो शेरशाह सूर है। सूर तो वंश है, और सूरी जिसके पीछे लगता है वो सारे किसके कवि होते हैं? जैन साहित्य के। और शालिभद्र ने दूसरा कौन सा लिखा? बुद्धि रास। तो ये भी आप याद रख सकते हो। और ये रास साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है। 1184 है ना ये तो। ये 1184 डेट नहीं आएंगे इनके, ये टेंशन मत लो आप। तो ये दोनों के दोनों आप लिख लो। बाइक कौन लेके आता है? लाता है कोई? कोई नहीं लाता। तू कहां से लेके आता है? रूम से? दूर रहता है? ये कहां से गया? यहां से कितना किलोमीटर है? 18 किलोमीटर से आना जाना? फिर तो घर ही रह लेता, सीकर से आ जाता डेली। है? घर यहां भी है क्या? पैसे वाला आदमी है यार, जयपुर में घर बना रखा है, और क्या चाहिए। तो तू इसके बाद क्लास है तुम्हारी? अपडेट कर दिया? मेरे को छोड़ के आना है यार, मैं मेरी गाड़ी छोड़ के आऊंगा सर्विस पे, ये मालवीय नगर वाले रास्ते। मेरे साथ चलना, वापस मेरे को ले आना। अपने किसके पास है स्टाफ में बाइक? है? किसके पास है? सबके पास? नहीं, कोई चलाने वाला भी तो होना चाहिए। है? इसको भैरू सर को चले जाएंगे क्या? हाँ, ये बच्चे क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, और तो क्या है। इंग्लिश नहीं पढ़ता क्या ये? आज इंग्लिश की तो वो क्लास होगी आपकी शायद। कौन से गुरुजी पढ़ा रहे हैं वो? हाँ, तो एक साथ बिठा के पढ़ाते होंगे वो तो, कि अलग से लगती है? बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट है ना, तो कभी शायद शनिवार रविवार को आते हैं वो। बढ़िया। सारे टॉपिक अपडेट कर दिए क्या? सारे टॉपिक अपडेट कर दिए?
लिख लिया भाई? है लिख लिया तो उसके बाद में लिखो समय सुंदर। राइटर का नाम है, सबसे अच्छा है, बहुत बार पेपर में आता है। अभी मैं बता दूंगा, एक बार आपको बताना पड़ेगा फिर याद हो जाएगी। है देखो अब मैं 2 किताबें आपको याद करवाता हूं, ये तो याद हो गई कि नहीं? ये गलत मत करना, ये बहुत बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं। देखो अब मैं आगे याद करवाता हूं। एक जैन कवि है जिनका नाम है समय सुंदर, और ये मारवाड़ के प्रसिद्ध जैन कवि व प्रसिद्ध गीतकार थे। ये सवाल पूछा गया है, ऐसे कैसे लाइन आई थी कि मारवाड़ के प्रसिद्ध जैन कवि और प्रसिद्ध गीतकार कौन थे? तो समय सुंदर। इनकी कहावत भी पूछी गई, इनके संबंध एक कहावत चलती है मारवाड़ में, समय सुंदर रा गीतड़ा राणा कुंबारा भीतड़ा। राणा कुंबारा, पता नहीं बोर्ड वाले क्या चाहते हैं, ये सवाल पूछा उन्होंने और ऐसे दिया समय सुंदर रा गीतड़ा राणा कुंबारा डॉट डॉट करके। आगे बताओ क्या होता है, बताओ ये भी कोई चीज हुई बताने की? ये कहना चाह रहा है कि समय सुंदर के गीत सबसे अच्छे हैं और राणा कुंभा की स्थापत्य कला, बीत मतलब दीवार, और दीवार उसकी बनेगी जिसकी स्थापत्य कला। इतिहास में 2 लोगों को जीवंत इतिहास है, ऐसा मानते हैं कि गीत की बात की जाए तो मारवाड़ के समय सुंदर जो जैन कवि थे, और दीवारों की बात की जाए तो सबसे अधिक किसने बनवाई? महाराणा कुंभा ने। अब इसकी पुस्तकें, एक तो आप रटते हो, रटने की चीजें नहीं है, इनकी एक पुस्तक याद रखो, सीताराम प्रबंध चौपाई। कौन सी है? सीताराम प्रबंध चौपाई, ये इनकी पुस्तक है। अब आप ये भी याद रख सकते हो समय सुंदर, तो वैसे भी सीताराम तो सुंदर, सबसे सुंदर जोड़ी है, ऐसे याद रखो एक किताब। अच्छा, सीता जो होती हैं उनको उठा के कौन लेके गया था? रावण लेके गया ना। और उसके बाद में रावण जब सीता को उठा के लेके गया था उस समय में क्या बन के आया था? मृग, मृग बन के आया था। तो आप याद रख सकते हो मृगावती रास। अरे शांति रख ले, मृग आया था सबसे पहले, तभी तो लक्ष्मण उसके पीछे भगता है और फिर उसके बाद में वो उसके पीछे पीछे चलता रहता है। आपको तो याद करना है, वंशावली थोड़ी पढ़नी है। उसके बाद में मृगावती रास इनकी पुस्तक है, क्योंकि यहां से सवाल आता ही है, फिक्स है। अच्छा, तो मृगावती रास हो गया। उसके बाद में देखो अगली बात आती है कि वो उठा के उसको कहां पे लेके गया था? श्रीलंका। और श्रीलंका को पहले क्या बोलते थे? सीहल। तो दूसरा आता है सीहल सूत। तीसरा ग्रंथ कौन सा है? सीहल सूत, ये इन्हीं का ग्रंथ है। कितना सिंपल, इसको याद करना। उसके बाद में वो लेके जा रहा था तो सीता उससे क्षमा मांग रही थी कि मुझे छोड़ दे, तो क्षमाचारी या क्षमा छतीसी, ठीक है। तो ये क्षमा छतीसी, ये भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद में आता है समय खराब था, तो समयाचारी, ये इनका ग्रंथ होता है ना। या वास्तुपाल तेजपाल रास, वास्तुपाल तेजपाल, ये जैन जैन है ना, वो मंदिर बनवाए थे देलवाड़ा वाले, इसलिए उनके रास कि वहां पे जाओगे तो उसकी उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। नल दमयंती रास। अच्छा, ये दोनों लास्ट वाले जो मैंने लिखे हैं ये केवल लिखने के नाम के लिए ही है, ये कभी पेपर में नहीं आते। हाँ, बस ये आते हैं, और ये याद करना स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है कि कौन इतने सारे ग्रंथ कौन याद रखेगा। आपको सीधा याद रखना है, समय सुंदर की बात करें तो आपको एक याद करना है, कौन सा? सीताराम प्रबंध चौपाई। रावण आया, कैसे उठा के लेके गया? मृग बन के, तो क्या हो गया? मृगावती। कहां लेके गया?
सिहल, वो क्या मांग रही थी? क्षमा, तो कौन सा हो गया? क्षमा 36। और उसके बाद में समय क्या था? खराब, तो समयाचारी याद रह जाएगी। और यहाँ पे ये वास्तुपाल तेजपाल रास जो है या नल दमयंती रास जो है वो आप याद रख सकते हो। एक आपने पढ़ा होगा महाराणा प्रताप के टाइम में हेमरतन सूरी है, जिसने लिखी थी कौन सी? गोरा बादल चौपाई। देखो ये सारे के सारे सूरी शब्द लगे हुए हैं, ये जैन कवि है। तो हेमरतन सूरी जो होता है उसकी बात की जाए तो इनका एक ग्रंथ होता है गोरा बादल चौपाई। अरे ये तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा कभी, गोरा बादल चौपाई, ये इनका मुख्य ग्रंथ माना जाता है। और इसकी स्टोरी अलग है। आप जैसे मैं कल बता रहा था कि ये पद्मिनी के बारे में लिखते हैं, गोरा बादल चौपाई हेमरतन सूरी ने लिखा है। अब आप एक चीज मुझे ये बता दो कि तुम्हारे दादा के बारे में तुम ज्यादा जानते हो कि मैं ज्यादा जानता हूं? आप लोग जानोगे, इसलिए कर्नल टोड क्या पता उसको किसने क्या लिख दिया, उसने केवल कहानियां बना के लिख दिया ऐसे ही। नहीं तो इसमें पता है क्या लिखा हुआ है? कहते हैं कि रतन सिंह जो होते हैं उनकी एक पत्नी होती है नागमती, और नागमती से रतन सिंह बड़ा प्रेम करता था। और प्रेम करता था, जिस रानी से राजा ज्यादा प्रेम करता है वही रानी उसके सामने बैठ के उसको भोजन परोसा करती और वही रानी उसके लिए भोजन बनाया करती। ऐसी परंपरा रहती थी हमेशा के लिए। तो एक दिन क्या होता है कि रतन सिंह आता है और खाना रखा हुआ होता है। अब राजाओं के खूब सारे पकवान बना के रखे जाते थे, और रतन सिंह जैसे ही खाना खाने लगता है तो सामने रानी बैठी होती है। और उस दिन रतन सिंह थोड़ा कम भोजन करता है, तो रानी उससे पूछती है कि आज महाराज आपने कम भोजन किया, ऐसा क्या हुआ? किसी बात की कोई टेंशन है क्या, या दिमाग में आपके कुछ चल रहा है? तो राजा ने ऐसे मजाक में कह दिया कि साहब मेरे को आपका भोजन आज पसंद नहीं आया। अब आप किसी महिला को ये कह दो कि भोजन पसंद नहीं आया, फिर तो घर में कलेश ही है। तो इसलिए उन्होंने जैसे ही कहा तो उसको गुस्सा आया कि मैंने इतने लाड चाव से भोजन बनाया, इतना प्यार भरा इस भोजन में, और उसके बावजूद जो है आप कह रहे हो कि इसमें आनंद ही नहीं आया। तो आप कौन से पद्मिनी के हाथों का भोजन खाना चाहते हो? कहते हैं कि रतन सिंह इस बात को जब सुनता है तो उसी समय कहता है कि ये तो पता नहीं कि किसके हाथ का, पर अब आगे से पद्मिनी में ढूंढ के लाऊंगा और उसी के हाथ का भोजन खाऊंगा। तो एक सैनिक और ये रतन सिंह दोनों के दोनों यहां से निकल जाते हैं। और यहां से निकलते हैं तो जाते समय, ये इसी गोरा बादल चौपाई की कहानी है जो हेमरतन सूरी साहब ने लिखी है महाराणा प्रताप के दरबार में बैठ के, क्योंकि अमर लीला लिखवाई उन्होंने यहाँ पे। और जब उसमें लिखते हैं वो कि जब जा रहे थे तो एक साधु मिलता है उनको, और इनके पास में खाने का भोजन था और साधु भूखा था। तो जैसे वो दो लोगों को एक जगह पे बैठा हुआ देखता है तो साधु इनके पास आता है और वो साधु इनसे कहता है कि भाई ये भोजन जो है ये मुझे भी दे दो, मैं भी भूखा हूं यहाँ पे। कहते हैं कोई साधु था जो परीक्षा लेना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम भी खा रहे हैं, तू भी खा ले। राजा था, वैसे भी दानवीर हुआ करते थे, अंग्रेजों के आने के बाद में इनके लफड़े अलग हो गए थे। तो जैसे उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब उन्होंने दे दिया साहब भोजन उनको। भोजन खाने के बाद में वो कहता है कि कहाँ जा रहे हो? बोल श्रीलंका। बोल कैसे जाओगे? समुद्र है ये तो, पार करके जा ही नहीं सकते। तब उसने कहा कि आप ही कोई रास्ता बताओ, आप इस एरिया में कभी कभी से रह रहे हो। बोला मैं पहुंचा दूंगा आपको। और कहते हैं कि उस साधु के माध्यम से ये पहुंच गए श्रीलंका। और श्रीलंका में जब गए तो कहानियां ये लिखी हुई होती हैं कि एक साधु का वेश धारण करके गया यार, 12 साल तक वहां ले रहा। 1301 से 1303 तक तो उसका शासन ही है, 12 साल के बटे पता सा ले दो। तो ये बात बताओ, 3 साल में वो 12 साल वहां बिता रहे हैं, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि ये गए थे और जाके इसके पिता जो है उससे मिलते हैं, पद्मिनी के पिता से। और पद्मिनी के पिता जो होते हैं वो जब उससे मिलने के लिए गए तो पद्मिनी भी सामने आ जाती है। ये पद्मिनी को देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत होती है, और पद्मिनी भी इनको देखती है क्योंकि रतन सिंह उसको खूबसूरत लग रहा था। और ये उसके पिता से पद्मिनी का हाथ जब मांगते हैं तो पद्मिनी खुद कहती है कि मैं विवाह उस व्यक्ति के साथ में करूंगी जो मेरा भाई जो है उसके साथ में चौसर खेले, और चौसर में अगर जीत गया तो मैं उसी के साथ विवाह कर लूंगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं चौसर खेलने के लिए तैयार हूं तेरे लिए। तो अब उसके बाद में चौसर खेलता है, और उसके बाद में उसका भाई बड़ा तगड़ा खिलाड़ी था, पर ये गंधर्व सेन के बेटे को हरा देते हैं। और हराने के बाद में पद्मिनी इनसे विवाह करती है, और विवाह करने के बाद में और वहां से कहते हैं कि साहब
जब ये चली थी वहां से, तो उधर से भारत पहुंचाने की व्यवस्था गंधर्व सेन ने खुद ने की थी। बड़ा राजा था, जैसे रावण की लंका थी उस टाइप का राजा हुआ करता था। उसके पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा था वहां पे, सोना चांदी। तो उसने 16,000 रानियां, पहली बार किसी लड़की के साथ में 16,000 रानियां भेजी जा रही थी। राजस्थान में भेजी जाती थी 500, 200 या 20, 30, 50, यहाँ 16,000 रानियां भेजी गई थी श्रीलंका से। और उसके बाद में ये उन सबको लेके आता है, और यहाँ पे जैसे आता है तो आने के बाद में अपनी रानी को जब घर पे लेके आया तो उसके लिए यहाँ पे सब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई गई। सब लोगों ने अच्छी व्यवस्थाएं देखी। और इन्हीं का एक दरबारी था राघव चेतन। कहते हैं कि उसने पद्मिनी को देखा तो वो उसकी सुंदरता से मोहित हुआ। मोहित हुआ तो एक दिन वो कहते हैं कि साहब, जब ये दोनों अपने खुद के बेडरूम में जब होते हैं तो इनको देख लेता है। और देखने के बाद में कहते हैं गुस्सा आता है उनको, और गुस्सा आता है तो वो जाके कहते हैं कि हमने तो आपको माथे का तिलक समझा था, चंदन समझा था, और आप तो चंदन में सांप निकले। ये कैसे हो सकता है कि आप ऐसा कर सकते हो हमारे दरबार में रह के, दरबारी कवि होके। और उसी समय उनको देश निकाला दे दिया। देश निकाला जब दिया था तो पद्मिनी ने तो कहा था कि रहने दो, आप इन सब चीजों को क्या ही मतलब रखते हो, है ना, ये सौंदर्य का प्रतीक जो होती है तो उसकी चीजें ये घटना घटती ही रहती हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको निकालेंगे, ऐसे हरामी टाइप के आदमी को नहीं रखेंगे। और उसके बाद में उनको भेज दिया जाता है और वो दिल्ली के बादशाह के पास में जाके रहने लगे। क्योंकि आसरा कहीं तो चाहिए, पर कहीं नहीं है कि मैं मेवाड़ को उजाड़ दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। ये इतिहास में लिखा हुआ भी नहीं है, ये फिल्मों में दिखाया जाता है। उसने कहीं नहीं किया। एक दरबारी जो होता है, जब उसको देश निकाला मिलता है, राज कवि जो होता है, जब भी उसको देश निकाला मिलता है तो बड़ी पावर के पास नौकरी करना चाहेगा। सीधी बात तो यही है। अब जैसे मान लो कि मैं हूं और मैंने कोई बड़ी कोचिंग को छोड़ा है, तो उससे बड़ी कोचिंग में जाने का प्रयास करूंगा। भाई ये तो दोस्ती है जी, तो कहीं भी चले जाए बात अलग है, नहीं तो उससे बड़ी में पावर के साथ में जुड़ के काम करने का प्रयास करेंगे। तो उसके बाद में कहते हैं कि साहब वो चले गए दिल्ली, और दिल्ली बड़ी पावर थी, वो अलाउद्दीन खिलजी वहां पे नौकरी करता था। कहते हैं कि एक दिन बैठे बैठे बात कर रहे थे, तब अलाउद्दीन ने खुद ने पूछा था कि ये पद्मिनी क्या है। तब उसने कहा साहब पद्मिनी नाम की महिला होती है और खूबसूरती का प्रतीक होता है। तो उसने कहा कि पद्मिनी मिलती कहां पे है। तो बोला साहब पद्मिनी तो श्रीलंका में मिलेगी, और अपने इतिहास में लिखा हुआ है राघव चेतन ने पद्मिनी के बारे में सौंदर्य का उल्लेख कर दिया। और उसने ये बता दिया कि रतन सिंह के पास बहुत खूबसूरत है, रतन सिंह ने मेरे को निकाल दिया है, और आप उस पर अटैक करो और उसकी पत्नी जो है उसको छीन लाओ। सब बकवास है। उसके बाद में वो कहते हैं कि पद्मिनी को लाने के लिए गया श्रीलंका, और श्रीलंका जब गया तो वो श्रीलंका समुद्र में कूद गया, और समुद्र में उसकी अलाउद्दीन की 5,000 सेना मर गई। फिर वो वापस आ गया। अब क्या करे, तो वहां पे फिर पता चला कि जो श्रीलंका से लड़की आई वो रतन सिंह के पास है। राघव चेतन कहीं भी किसी भी हाल में ये नहीं कह के आया कि क्या नाम है तुम जाओ रतन सिंह को, क्योंकि जिस रियासत का नमक खाया हुआ होता है उसके खिलाफ बगावत नहीं की जा सकती। और मेवाड़ में तो सुअर जो होता है ना, सुअर, वो भी उसकी बगावत नहीं कर सकता। ये तो मनुष्य है, क्योंकि उन लोगों ने अपने दरबार में हर व्यक्ति को बराबर का दर्जा दिया है। आज लुहार समुदाय के लोग हैं, क्या है इनका लेना देना राजवंश से, पर आज तक उन्होंने प्रण ली थी कि महाराणा प्रताप क्या नाम है जब तक किले में नहीं जाएंगे तब तक हम भी नहीं जाएंगे, और प्रताप के राजवंश के लोग चले गए। पर आज तक ये लोग जो होते हैं वो बाहर ही भटकते रहते हैं। तो वहां तो यार जानवर तक इस चीज की बगावत नहीं कर सकता, राघव चेतन तो क्या ही बगावत करेगा। पर ये इतिहास के पहलू है जी। वो मीर मोहम्मद साहब मलिक जायसी ने लिखी थी ये पद्मावत, इसलिए उन्होंने 1540 में लिखी। 1303 की घटना को 1540 में लिख रहा है बंदा, तो वो तो लोगों में ऐसी कहानी लिखेगा ना जो लोगों को पसंद आए। तो वो कल्पना मात्र है, परंतु ये आदमी जो लिख रहा है गोरा बादल चौपाई, ये उसके परिवार के दरबार की वंशावलियां उठाई है इसने, और वंशावलियों से देखा है कि हुआ क्या था, रियल घटना क्या थी, और उसके बाद में इसमें लिखा गया है। वो बेटा कहां दूर का आदमी मलिक मोहम्मद जायसी, वो यहाँ के थे ही नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं इस इतिहास से, और उनका कोई मतलब नहीं है, और वो कल्पना लिख गए, और जनता आज तक उसी को बताई जा रही है, राघव चेतन की बुराई करते जा रही है। अब भैया एग्जाम के अकॉर्डिंग तो सारी इन किताबों में भी यही लिखा हुआ है। अगर वो तो सोर्स देगा, आपको सोर्स दे कि हुक्म, ये क्या नाम है, ये किताब जो मैंने लिखी है ऊपर हेमरतन सूरी की गोरा बादल चौपाई के अनुसार, तो आता है पेपर में, नहीं तो बाकी तो सब में एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आते। ये कहानी है, सवाल कभी नहीं आता। ऐसे जरूर आया हुआ है कि मेवाड़ जो है उसका पतन का कारण
राघव चेतन को माना जाता है। बस ऐसे याद रख सकते हो, बाकी स्टोरी कभी किसी पेपर में नहीं आती, किसी में भी नहीं आएगी है। कैसे? वो तो लिख के देगा ना, क्या माननी है। बाकी तुमने जो पढ़ रखा है वो है, और जब आपको ये किताब का सोर्स देगा तो ये मैंने बताया वो है। ऐसे थोड़ी होता है कि ये अलग बात हो गई, सबके इतिहास में अलग अलग लिखी हुई है। हाँ, पुंगलगढ़ की पद्मनी वो तो साहित्य में लिखा हुआ है, वो साहित्य किताबों में है, इसमें त्रुटिबद्ध है सबका। पद्मनी पे आर्टिकल जो है उसमें तो कुछ और ही बताया गया है। पद्मनी कहते हैं कि राजस्थान में बीकानेर की है, बहुत सारी बातें हैं। तो देखो साहब, अब शेर से ये हेमरतन सूरी जो होते हैं, इनकी गोरा बादल सुन लो, अरे सुनो, इनकी 3 पुस्तकें हैं, तो कैसे याद रखोगे, ये तो सबको पता होता है, सब कर देते हैं। हेमरतन सूरी की गोरा बादल की अमर लीला, कैसी लीला? अमर। तो ये अमर कुमार चौपाई एक ग्रंथ इनका ही हो गया। और लीला से याद रखो लीलावती, लीलावती चौपाई, ये 3 ग्रंथ इसी व्यक्ति के हैं। तो आपको ये भी, इसका भी याद करने का मैंने तरीका बताया, और इसका भी, दोनों को याद रख लो, लिख दो।